नमस्कार दोस्तों, हम फिर उपस्थित हैं अपनी दैनिक पॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ यूजुअल मेरे फ्रेंड डॉक्टर योगेश फोगाट उपस्थित हैं। और विषय भी आज का ऑनगोइंग हमारा जो पूरा आज के दिन तो पूरे वर्ल्ड संसार में ये एक विषय है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इजराइल और ईरान की तो सीमाएं भी नहीं मिलती हैं। बीच में इराक है, यमन तो खैर उसके साउथ में है, दूसरी ओर सीमाएं नहीं मिलती हैं। मतलब तेहरान और तेल अवीव की जो दूरी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमने अब तक देखा है कि दे आर मच अपार्ट, लेकिन हमने अब तक देखा है कि जो देशों की आपस में सीमाएं मिलती थी, टेरिटोरियल जिनके वो मिलते थे, उन्हीं पर होता था, उन्हीं का आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। ये मतलब ये क्यों है? ये तो जो इनके जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में है ईरान, उसका जो आप जो कारण होगे, जो आप ट्रेस करोगे तो बहुत बैक में जाना पड़ेगा। आप जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें जो सारी चीज़ें हुई हैं, और ईरान को जो आप बोलते हो जो पर्शियन कॉरिडोर को जो मामला है उससे वो जुड़ा हुआ है सारा का सारा, और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है सारा। और वेस्टर्न पावर्स ने इनको जिस प्रकार से आज इस स्थिति में डाल दिया है कि वो आज कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स भी, उनके जो लालच है, उनकी जो ग्रिडी जो पॉलिसी है, उसके वो भी जिम्मेदार है। देखो डॉक्टर साहब, पूरे संसार में कॉन्फ्लिक्ट का एक ही कारण होता है और वो कारण है आर्थिक। हाँ। और दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच के दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कारण है इनका आइडियोलॉजी। दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वेस्टर्न पावर्स ने जब पहलवी जो डायनेस्टी थी ईरान में, उस शाह रजा पहलवी को, जो पहला इनका एक वो था, और आपको हैरत होगी उसके लाइफ स्पेन को अगर आप देखेंगे तो ही वाज ए सिंपल सोल्जर इन इरानियन आर्मी। शाह रजा और कजार डायनेस्टी थी इससे पहले। कजार डायनेस्टी के कोलैप्स के बाद पहलवी डायनेस्टी आई, सक्सीड किया एक बाय ए कू, विद्रोह हुआ फौज में। और ये जो शाह रजा साहब थे वो सोल्जर से बढ़ते बढ़ते, और इनको 1925 में ही वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद इन्होंने सब कुछ कब्जा लिया। अब बात आते आते जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार में बिल्कुल एक समस्या आई, क्योंकि जब हिटलर ने रसिया पर आक्रमण कर दिया, रशिया के ऊपर, हाँ यही 1941 में जून 1941 जो भी, तो अब अमेरिका की जो थी उसकी एक नॉन इंटरवेंशनिज्म उसने एक पॉलिसी बनाई थी। इंटरवीन नहीं करेंगे किसी भी देश के मामलात में, क्योंकि जो पहला वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिका को इतना नुकसान उठाना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि उन्होंने ये नॉन इंटरवेंशनिज्म की जो थ्योरी थी वो कर ली कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हिटलर ने सारे यूरोप को, उनको सारे को, और उसने रसिया पर आक्रमण कर दिया, अब रसिया पर आक्रमण कर दिया, तो अमेरिका को लगा कि अगर रसिया को भी इन्वेड कर लेगा हिटलर तो ही विल बी द सुपर पावर। बिल्कुल, रशिया के पास काफी उसने अपनी नॉन, रूजवेल्ट साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उन्होंने नॉन इंटरवेंशनिज्म से बाहर निकले और उन्होंने रसिया को रसद पहुंचानी शुरू की अघोषित रूप से। हाँ, अघोषित रूप से। वो रसद 3 तरीके से गई डॉक्टर साहब। पहला जो 2 और तरीके थे, जो और 2 रास्ते थे, वो 2 रास्ते जो है वो एक वेदर बाउंड थे। हाँ, वेदर बाउंड थे। और ये रसिया के क्योंकि इसमें ईरान से ऊपर अजरबैजान और फिर रसिया, ये जो पर्शियन कॉरिडोर कहा इन्होंने, इस पर्शियन कॉरिडोर सबसे, क्योंकि ऑल वेदर कॉरिडोर था, उस वक्त जो शाह रजा साहब थे उन्होंने ये अपनी पॉलिसी बनाई थी, ये कह दिया था भाई हम इस वर्ल्ड वार में शामिल नहीं होंगे। ईरान विल बी अपार्ट फ्रॉम दिस, बिल्कुल हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब अमेरिका ने ये कहा कि जी हम रसद पहुंचाएंगे आपके कॉरिडोर से, तो उसका मतलब तो था कि युद्ध में शामिल हो जाना अमेरिका की तरफ से। ये तो जाहिर तो उसने विरोध किया, तो अमेरिका और इंग्लैंड ने ईरान के ऊपर आक्रमण करके और तेहरान को कब्जा लिया, शाह रजा को एग्जाइल में भेज दिया, निर्वासन में। और एक शर्त के साथ वो निर्वासन में गए थे कि भाई मेरे लड़के को ही बनाया जाएगा, हु वाज मॉडर्नाइज्ड। बिल्कुल, शाह रजा फंडामेंटलिस्ट थे, उनका लड़का मोहम्मद शाह रजा जो है वो मॉडर्नाइज्ड विचारों का व्यक्ति था वो।
अच्छा, मॉडर्नाइज क्यों चाहिए उनको? जैसे इस्लामिक क्रांति में अमेरिका को और यूरोप को मॉडर्नाइज इसलिए चाहिए कि वो अपनी नंगाई कल्चर वहां पे लाद सकें। कल्चरल वार इनका एक लाद भी दिया। मेन इनका वो होता है। बिल्कुल तो उनके लड़के मोहम्मद शाह रजा को गद्दी पर बैठाया गया और वो पर्शियन कॉरिडोर अपना हाँ, उन्होंने चलता रहा। उसके बाद आप देखेंगे कि तेहरान में प्रैप्स, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो 1946 में एक तेहरान समिट होती है। हाँ, समिट हुई थी। उस समिट में 3 अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और आपके रसिया की तरफ से सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन और आपके विंस्टन चर्चिल फ्रॉम इंग्लैंड, ब्रिटेन कह लो, बर्तानिया कह लो आप, प्रीमियर थे। इन तीनों ने बैठ के और पूरे संसार को बांट लिया था। ठीक है। हाँ। और जम के एक्सप्लॉइट किया ईरान के सारे जो मिनरल्स थे उन सबको जम के एक्सप्लॉइट किया। और इसी के विरुद्ध जो इस्लामिक क्रांति 1979 की थी ना, लोगों में गुस्सा उपजा, बिल्कुल मोहम्मद शाह रजा के विरुद्ध। और वो एक अलग काफी लंबा 1941 के आसपास उन्होंने रिजीम को ऑक्यूपाई किया था। हाँ। और 1979 तक उसको खींच दिया। एक्चुअल में तो डॉक्टर साहब वो 1975 तक ही रहे। 4-5 साल तो उनके जो थे ना, उनको लास्ट में डिसेंडेंट्स भी नहीं थे उनके। 1975 में उनको कैंसर हुई और फ्रेंच जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसका गलत इलाज किया और वो 3-4 साल वैसे चले गए एज ए रिजल्ट। ऐसे वो ये लगा लो कि वो आपो में चले गए। हाँ। मॉरिशस में उनको सबसे पहले एग्जाइल किया गया था। मॉरिशस में जिस जगह उनको रहे ना, वो अभी भी ईरानियन प्रॉपर्टी है। ईरान ने मॉरिशस को देने से मना कर दिया। बहुत बाद में उनको दफनाया भी इजिप्ट में गया। उसके बाद से उनके जो अवशेष थे वो लाए गए। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कुल मिला के ईरान में है ना बहुत गुस्सा पनपा कि भाई हमारे एक्सप्लॉइटेशन को। और उसी के विपरीत बिल्कुल आयतुल्लाह खमैनी और उनकी जो इस्लामिक क्रांति है ना, एक्चुअल में इस्लामिक क्रांति क्या है? इस्लामिक क्रांति है कि इन्होंने लोगों को कहा कि भाई तुम इस नंगाई को छोड़ो, यूरोपियन नंगाई को छोड़ो, अपने उसूलों पर रहो, अपना जो कल्चर है, अपना जो संस्कृति है उसको अपनाओ। बिल्कुल। और उसी के बेस पे अगर जब वो उस तरफ लोग चले तो आज ईरान इतना मजबूत है। हाँ, ईरान आज काफ़ी मजबूत है और उसने ज़बरदस्त रिटेलिएशन भी किया है। और जिसकी हम या संसार में बहुत कम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से रिटेलिएशन होगी। और इजराइल को छुपने के लिए, इजराइल के नागरिकों को, इजराइल की गवर्नमेंट को छुपने के लिए जगह तलाशनी पड़ेगी, बंकरों में छुपना पड़ेगा। उनके प्रीमियर को भी, उनके जितने भी गवर्नमेंट, नहीं उनका प्रीमियर तो डॉक्टर साहब वो जो छुपा हुआ हो तो नहीं, वो तो जो खबरें आ रही हैं। हाँ, अब देखो बंकर में हो, अब बंकर में है और वो देश में भी नहीं है। हाँ, शायद देश साइप्रस की बात की जा रही है, उसकी प्रीमियर की, नेतन्याहू साहब की कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, इस युद्ध के इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले किसी को ये उम्मीद थी कि भाई ईरान इतनी डोमिनेंस में होगा? ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं भी नहीं कर रहा था कि बाकी मुझे था कि भाई साइंस के जो जैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है, मिसाइल्स वगैरह को, इनका जो आर्सेनल है, इनका जो शस्त्रागार है, ये लगा लो जो खजाना है इनका हथियारों का, वो बहुत, ये लगा लो कि बहुत अमीर है। और इन्होंने अपनी मिसाइल्स, उनके जो फाइटर जो ड्रोन्स हैं, वो वर्ल्ड में टर्की के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। इन्होंने जबरदस्त वो ड्रोन्स तैयार और मुझे लगता है डॉक्टर साहब वर्ल्ड हिस्ट्री में ये एकमात्र एग्जाम्पल है, रशिया ने भी यूज किया, एकमात्र एग्जाम्पल है ईरान कि जो अपनी कल्चर को इंटैक्ट किए हुए, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में दोनों का एक मिलन करके और इतनी मजबूती के साथ आ जाया है। बिल्कुल ऐसा है। जैसे यहाँ तो ये है कि यदि आप अपने कल्चर में, अपने कल्चर के अंदर रहोगे, अपनी संस्कृति के अंदर रहोगे और बाहर के जो कल्चर है उनकी कॉपी नहीं करोगे, तो आपकी जो फिजूल खर्ची है ना, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें आपके, जैसे आपके कपड़े हैं या फिर आपकी जो चीज़ें हैं यूज़ करने की, जो आसपास मिलती हैं, आपके जो कपड़े हैं या फिर जो खाने पीने की चीज़ें आपके आसपास मिलती हैं, सस्ती हैं। क्योंकि आपके जो आसपास के लोग उनको ग्रो करते हैं। अपना कल्चर अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली फिजूल खर्ची कम हो जाएगी और बाहर से आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और देश का जो पैसा है वो देश में रहेगा, देश मजबूत बनेगा। ईरान ने उसी के ऊपर ये डॉक्टर साहब हमारे मजबूत बनाया। हाँ, बिल्कुल, ये हमारे लिए भी सीखने की बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी जो पुरानी कल्चर की जब हम बात करते हैं, हाँ, ईरान इज ए पर्टिकुलर एग्जांपल जो ये कहता है कि स्टिक टू योर कल्चर, अपनी कल्चर के साथ रहो। हाँ। और मॉडर्नाइजेशन को जो है ना उसी के अकॉर्डिंग डालो।
तभी तभी जाके कुछ तभी होगा। जाके बात बनेगी। अब हमारे यहाँ डॉक्टर साहब देखो, ये कई चीज़ें इफ एंड बट इस कन्फ्लिक्ट के बाद में कई चीज़ें आई हैं कि हमारी कल्चर को किस तरह से बर्बाद बर्बाद कर दिया। बाहर की चीजों पर हम डिपेंडेंट हो गए, हमें इंपोर्ट करने पड़ रही है काफी चीजें जो यही हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब ये जो एक अलाइनमेंट उभरा है चाइना, ईरान, रसिया का, हाँ। और ये सभी देश जो है ना, चाइना भी अपनी कल्चरल चीज़ों को छोड़े बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ आगे बढ़ा है। जबरदस्त। सेम इज रसिया। रशिया के पास भी हुई। चाइना काफी चीजों में डोमिनेट कर रहा है और ये वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के आया है। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि आयतुल्लाह अली खुमैनी एक धार्मिक रिलीजियस लीडर हैं। अब देखो उन्होंने एक होता तो फिर मस्जिद में नमाज ही पढ़ रहा होता। आज लीडर कहाँ से? उसने रिलीजियस लीडर उसको बोलते हैं सिर्फ यूरोपियन और वेस्टर्न पावर, ताकि इन लोगों को बदनाम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक उसने रिलीजियस, चलो वो रिलीजियस लीडर है तो हाँ। उसके साथ साथ उसने साइंस और टेक्नोलॉजी का उसने कैसे उपयोग करके मॉडर्नाइज किया है, उस पूरी सिग्निफिकेंस दी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अदरवाइज तो वो बस ये जो है ना धार्मिक नारे ही लगाता। अभी धार्मिक नारे नहीं है वो, मतलब कार्रवाई भी कर रहा है, रिटेलिएशन किया है, और जिस रिटेलिएशन को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ओवर। ये प्रोपेगेंडा वार होता है डॉक्टर साहब, जो प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा के खिलाफ चला गया, पावर करते हैं। और देखो 35 साल का जो इसका पीरियड है इसके उसका बिल्कुल वो रिमार्केबल है। ही इज द सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीमियर ऑफ ईरान। उससे पहले वो साहब पहले भी रहे, 3-4 साल की बात प्रीमियर है। और बहुत जो है ईरान को एक जबरदस्त रास्ते के ऊपर लाकर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई और ऐसा लीडर है जिसको हम आयतुल्लाह अली खुमैनी के साथ तुलना कर सकें, जिसने अपने देश को इतनी मजबूती से उभारा? इस समय तो वो दूसरा एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं है। और अगर मजबूत नेताओं की बात चले तो खुमैनी साहब इस एज में, एट द एज ऑफ 85 and 86, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कोई एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल है ही नहीं वर्ल्ड। ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट और ये सब पीछे चले गए, वो बहुत पुरानी बातें होगी। हाँ, अभी पुरानी बातें भी होगी। इस प्रकार का एक लंबा संघर्ष, क्योंकि उस वक्त दूसरी चीजें थी, सारे तरीके वो दूसरे थे। और जो अभी तो मॉडर्न टाइम है और सारे चीजें हैं। यूएस एक मजबूत पोजीशन में था, परंतु इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और यही वजह है कि यूएस और वेस्टर्न पावर्स और पर्टिकुलरली नेतन्याहू साहब को पता है कि जब तक खुमैनी साहब रहेंगे तब तक ईरान को किसी प्रकार से भी पीछे धकेला नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सारा काम कर रखा है, इसलिए उनका एकमात्र उद्देश्य जो है खुमैनी का मर्डर करना है, कि अगर इसको हम मार दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो है ना, जो ईरानी फोर्सेज हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा यदि खुमैनी साहब को मान निशाना बना लेते हैं तो। जी। तो वो सारी साजिशें इनकी जैसे ही पहले भी करते रहे। और बाकी आइडियोलॉजिकल तो डॉक्टर साहब आपने भी इनके रिलीजन को पढ़ा होगा कोई लंबा चौड़ा, क्योंकि ये दे बोथ बिलोंग्स टू द नॉन अब्राहम ग्रुप ऑफ रिलीजन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। हाँ, इसकी यहूदियों की एक बात है कि वो खुद को ही अपने आप, मतलब उन्होंने बहुत मजबूती के साथ, देखो यहूदियों ने बहुत मजबूती के साथ अपने आप को उभारा है, इस्टेब्लिश करा है उधर। और ये भी देखो जबरदस्त एग्जांपल है। और एक बात और डॉक्टर साहब मैं बताता चलूं, रेजिस्टेंस का, हाँ रेजिस्टेंस, एक बात और बताता चलूं कि खुमैनी साहब का जो इंडियन जो कनेक्शन है ना, इंडियन कनेक्शन, वो इंडियन कनेक्शन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जब अवध, हमारे यहाँ नवाब अवध होते थे, आपने 1857 में नवाब शुजाउद्दौला की बात सुनी हो? शुजाउद्दौला, बिल्कुल। तो ये जो अवध के नवाब थे, दे वर शिया स्कॉलर्स एंड पर्शियन ओरिजिन, ऑफ पर्शियन ओरिजिन। तो इनके दादाजी जो है या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ आए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त अवध जो है पूरे संसार में शिया विद्वानों का एक केंद्र था। और पर्शियन ओरिजिन थे, और इनका भी पर्शियन ओरिजिन। कोई ये ना इस बात को इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट ना करे कि भाई ये इंडिया से हैं। भाई इंडिया में कुछ समय तक वो अपनी पढ़ाई के लिए आए। बिल्कुल, दे केम फॉर रिसर्च टाइप एक्टिविटी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दिस मैटर, क्योंकि ये संसार का अभी ऑन गोइंग है, मेरे ख्याल से लंबा चलेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री को जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बदल के रख देगा। बिल्कुल, तो अच्छा टॉपिक है और आपकी नॉलेज भी अच्छी है इसमें। थैंक यू, आप लोग आए।